हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं पेपर प्रेजेंटेशन। यस, 12th इकोनॉमिक्स का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए सर, कैसे आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चों को सवाल है कि सर डिस्टिंग्विश मध्ये किती पॉइंट लिहायला पाहिजे। ओके सर, बड़ा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर्स कि उसमें 8 मार्क्स का एक सवाल है सर, तो कितने पॉइंट्स हम लिखे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको कैसे प्रेजेंट करें। बहुत सारे सवाल है, उन सवालों के जवाब लेके मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास ये जो 2-3 दिन बचे हुए, जब भी ये लेक्चर जो भी देख रहा हो, जितने घंटे बचे होंगे जब आप लेक्चर देख रहे हो, एक चीज याद रखो कि आपके जिंदगी का लास्ट बोर्ड एग्जाम है बेटा। इसके बाद कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला। और बोर्ड एग्जाम क्या बोलूं मैं, लास्ट के 2-3 पेपर बचे हुए, उसमें से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, बाकी तो लैंग्वेज कर लेंगे। तो बेटा लड़ भी वैसे लेना, पूरा मोटिवेशन के साथ अपना 100% दे दो, बात ही खत्म कर दो यहां पे। दूसरी बात सर कि चेकर को नहीं पता कि तुमने साल भर पढ़ा है, पिछले 2 महीने से पढ़ा है या ये 7 दिनों में पढ़ा है, तो आप इतना इसका टेंशन मत लो कि मुझे पूरा इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है। आप स्ट्रैटेजी से मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, जो मैंने बताया वैसे पढ़ने की कोशिश करो। आपको सिर्फ 3.5 घंटे में यह दिखा देना है कि मैंने तो पढ़ा है भाई, मैंने मेरा बेस्ट दिया है। और उन 3.5 घंटे में चेकर को भी डाउट आना चाहिए कि भाई ये सबसे होशियार बच्चा था करके। डाउट मतलब समझ ही जाएगा उसको पेपर देख के। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए कि ये आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। समझ में आया बेटा? यस, चलो सबसे पहले वेटेज तो आपको पता ही है, नहीं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए करके, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज, ताकि आपको हेल्प हो कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जाना है। तुरंत इस चीज का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ओके। और देखोगे कितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं अब तक। क्या चैप्टर 3A हो गया है, क्या 3B हो गया है, क्या यस और नो। और मैं नून पे ऑलरेडी जो लाइव सेशंस ले रहा हूं रेगुलर, वहां पे 9 बजे सेशन हो रहा है मेरा। कल हमने 2 बड़े क्वेश्चन वहां पे खत्म किए, मतलब 2 दिन में। एक आपका रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का, और दूसरा कल ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमने डन किया। सो जुड़िए वहां पे, 9 बजे हम कनेक्ट करते हैं, लाइव आते हैं, तो वहां पे आप जुड़ोगे तो और भी आपका हो जाएगा। नाउ चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो कितने चैप्टर आपके हुए तो ये आपको एक समझेगा। सर अब आते हैं पेपर पे। देखो बेटा, पहला 20 मार्क का सवाल तो एकदम सिंपल होता है करके, वो 20 में से 20 आपको मिलने ही चाहिए। जैसे कि आप है इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू, अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज डैश डैश। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्या आंसर रहेगा बताओ तो? इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, राइज एंड देन फॉल। क्या रहेगा सर आंसर? तो सर आंसर इज क्या? रिमेन कांस्टेंट। तो सर हम इतना लिखेंगे तो चलेगा क्या बेटा? मैंने कहा था कि आपको 1 मार्क्स के लिए 2.5 मिनट्स मिले अभी, क्योंकि 3.5 घंटे का पेपर हो गया है, क्योंकि इस अटेम्प्ट के लिए 3.5 घंटे का पेपर हो गया है। तो आपको मैं कहूं कि ये 20 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव को आपको 40 से 50 मिनट मिल रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हो सर? हाँ, और इतना टाइम तुम लोगे? बिल्कुल भी नहीं सर, आपके ऑब्जेक्टिव 15-20 मिनट में खत्म हो जाते हैं लिख के। मैंने क्या कहा? 1 मार्क्स 2.5 मिनट्स, इतना नहीं लगता। तो तुम क्या करो, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा बेटा। तो क्या लिखना, मतलब यहां पे उन्होंने क्या कहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना, आंसर लिखना रिमेन कांस्टेंट, और नीचे 2 अंडरलाइन मार देना। खत्म हो गया सर। तो प्रेजेंट करो, एक पेज पे एक आया तो भी चलेगा। आपने क्वेश्चन 1 है यहां पे लिखा या यहां पे लिखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं करके। समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, सीधे आंसर लिख दिए हैं। क्या हम करेंगे तो चलेगा क्या सर? बेटा देखो, चलने को तो सब चलेगा, लेकिन आपके पूरे ब्लॉक में अगर बाकी लोगों से आप कुछ अलग लिख रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, चेकर का काम कम कर रहे हो, क्यों? क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट देखे हो, क्वेश्चन भी आपने लिखा है, आंसर भी आपने लिखा है, खत्म हो गया। और जितना उसका काम आप कम करोगे उतना वो आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स देगा। साइकोलॉजी है ना सर, इसके भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ट्राई करो कि आप सही ढंग से चीजों को लिखो। अब 1 वर्ड वाला देखो, राइट 1 वर्ड। अब सबके आंसर नहीं बताने वाला मैं। देखो, फाइंड द ऑड वर्ड। हार्मफुल प्रोडक्ट, अल्कोहल, पॉइजन, ओपियम, मिल्क। क्या है सर हार्मफुल प्रोडक्ट? अरे मतलब यहां पे बाकी सब हार्मफुल है, यहां पे ऑड वर्ड क्या आ जाएगा? मिल्क, अदर देन हार्मफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे भी आप लोग सीधा ऑड वर्ड लिखा तो भी आपने चलेगा बेटा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन लिख दो और नीचे आंसर लिखो, वैसे फॉर्मेट तो हमेशा सही रहता है। तो आपको क्योंकि 40 मिनट मिले ना मिनिमम, तो आप 20 मिनट में ऐसे भी कर रहे हो तो लिखो। ये 20 मार्क्स फोकट के, तो इतना एक सेंटेंस लिख के 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स के लिए कितना लिखने वाले आप? दिमाग में ला देना सर, 2 पेज 3 पेज 2.5 पेज लिखने वाले हो ना, तो ये 20 मार्क्स है ना, तो क्यों एक वर्ड में लिख रहे हो? ट्राई करो कि इसमें से आउट ऑफ लेके आओ, मिलेंगे आपको। आंसर लिखा तो डायरेक्ट मार्क मिलेंगे, लेकिन अगेन आप होशियार हो ये दिखाओ। वो अज्यूम नहीं करेगा। और 3.5 ही घंटे बेटा,
आप भले कितने भी साल भर आपने टाइम पास किया, पेपर देख के लग रहा है अरे भाई क्या लाइनिंग मारे, वाह वाह वाह, प्रॉपर अंडरलाइन। ये देखो आपका सेम, यहाँ पे मस्त ऐसे अंडरलाइन मार देने का, इधर एक साइड को लाइन मार देने का, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, अंडरलाइन मारने का, इतना अंडरलाइनिंग मारो कि वहां पे चेकर बोलेगा भाई ये सबसे होशियार और सिंसियर बच्चे का है, उनको अपने हो गया था अपन क्या है। लेकिन ठीक है, दिखाओ वैसे राजा। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन नंबर 1C पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1C, कंप्लीट द कोरिलेशन। अब इन्होंने क्या किया, सीधा आंसर दे दिए है। सर मेरा आपको सजेशन रहेगा, क्या आंसर लिखे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? आंसर इज अगेन यस। मैं नहीं बोल रहा हूं, बट मैं क्या प्रेजेंट करने का सिखा रहा हूं, पूरा लिख दीजिए ना, कितना 1 मिनट ज्यादा जाएगा, और उसके बाद आंसर लिख के बॉक्स कीजिए मालिक। उसका साइकोलॉजी अगेन बोल रहा हूं, आपके मार्क्स वो चेक करने वाले के हाथ में है, और आपका पेपर बहुत कम टाइम में चेक होता है बेटा। आप 3.5 घंटे लिखते हो, लेकिन 5-10 मिनट, 10 भी ज्यादा बोल दिए, खट्टाखट चेक होके मार्क्स आ जाते हैं। तो जितना उसको इंप्रेस करोगे उतना अच्छी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो सिर्फ इतना लिखा तो चलता है, लेकिन आपको क्या लिखना है, पूरी चीजें लिखो और फिर आंसर लिख के उसको बॉक्स कर देना। खत्म बात सर। ओके, और लास्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे तो आई गए, क्या है सर, सी, गिव इकोनॉमिक टर्म, रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। उन्होंने क्या किया, देखो ऐसे मैं कह रहा था, रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, आगे नाम लिखा है प्रॉफिट, लिख दो ना, ऐसे क्या जा रहा है, सिर्फ आप प्रॉफिट लिखते तो भी सही होता, लेकिन आपने क्या किया, पूरी तरीके से चीजों को लिखा। उसके बाद नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बना रहे, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। उसके बाद क्या था, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट, या इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, उसे क्या कहा जाता है, टैक्स, कि विदाउट एनी बेनिफिट हम एक्सपेक्ट किए लोग गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, टैक्स। तो जब आप ये 20 मार्क की मैंने बात की, कि जब आप इस तरीके से चीजों को लिखते हो, एक स्टूडेंट सिर्फ आंसर लिख आता, 20 में से 20 मिलते क्या, हाँ, लेकिन फिर चेकर बोलता है कितना आलसी बच्चा है। एक बच्चा उस 20 मिनट में अपने आप को सबसे होशियार बच्चा बता रहा है दुनिया का, और बताए क्यों ना बताए, हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, जो दिखता है वो बिकता है मालिक, सिंपल सा फंडा है। लिखो, टाइम नहीं जाएगा, लेकिन 20 में से 20 मार्क में सर क्या बन जाएगा, आपका इंप्रेशन बन जाएगा चेकर पे, और वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2A चालू होता है बेटा, और इकोनॉमिक्स में सबसे सिंपल फंडा है, 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया, आप रह जाते कितने, 5 क्वेश्चन। अब 6वां क्वेश्चन तो वहां पे मैं आऊंगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, और दूसरा क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखते दोनों को समझते हैं, एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा। कितना सिंपल है सर, एक आइडेंटिफाई कंसेप्ट लिखो, एक वर्ड में लिख देने का, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ऐसे क्यों हुआ बता देता हूं। सी, क्या हुआ, यहां पे ध्यान दो, ड्यू टू रेज इन द प्राइस ऑफ मैंगो, शीतल डिमांडेड ओनली 3 डजन ऑफ मैंगो इंस्टेड ऑफ 5 डजन। तो सर जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कम होता है, उसे क्या कहते हैं, डिक्रीज नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये तुमने कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट देखा रहेगा, नहीं तो मैंने मेरे लेक्चर अपने एप्लीकेशन पे ओपन करके दिए बेटा, सारे श्योर सक्सेस बैच में, देख लो पूरे 3A 3B ये चैप्टर तो पूरा ही देख लो, आपका सब चैप्टर का डाउट, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका समझ में आ रहा है, और डिटेल में बताया, एकदम शांति से देखने का टाइम है आपके पास। सर कहां पे देखना है, एप्लीकेशन में, अमोल कासार CKCA ऐप। सर प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है, सीधा नाम डाल दो अमोल कासार। सर iOS से पहले क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना, और ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA यूज करना, जो iOS वाले। सी सर ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई किया कंसेप्ट को, क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, और एक्सप्लेनेशन क्या दिया, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू रेज इन द प्राइस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इन डिमांड। तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको बस इससे लिखना है, सर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे सर। देखो यहां पे क्या इसने बहुत भर भर के लिखा है क्या, नहीं सर, 2 मार्क्स का सवाल था बेटा, तो 2 मार्क्स के लिए इतना लिखा, तो 2 से 2 मिलेंगे क्या, मिलेंगे, 2 में से 2 मिलेंगे। तुम लोग सही लिखो, फेंकने के चक्कर में 1000 पॉइंट बना दोगे, कोई मतलब नहीं है, क्या सेंस है बेटा, ये सुनो सर, पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिलीव मी। इकोनॉमिक्स अगेन बोल रहा हूं, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है आपका। सर इसका खत्म, एक, हाँ सर डन, इस बार एक आप देख लेना, PDF में अपने टेलीग्राम पे और ऐप में डाउनलोड मतलब भेज देता हूं। सर अगेन यहां पे देखो, डिस्टिंग्विश, 2 मार्क्स का सवाल है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस। पहला मीनिंग, यूटिलिटी मतलब क्या, द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, एक पहला पॉइंट हो गया। यूजफुलनेस, अ क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बेनिफिटिंग कंज्यूमर इज कॉल्ड व्हाट, यूजफुलनेस। अब दूसरा पॉइंट, इंटर रिलेशनशिप, अ कमोडिटी पोजेसिंग यूटिलिटी मे नॉट बी पोजेसिंग यूजफुलनेस। हो सकता है सर जिस कमोडिटी का यूटिलिटी हो उसका यूजफुलनेस ना हो। सर तंबाकू यूटिलिटी है, जो तंबाकू खाता है, लेकिन यूजफुलनेस नहीं है। सर सुट्टा, यूटिलिटी उसको लग रहा है कि भारी लग रहा है, लेकिन यूजफुलनेस है क्या, नहीं सर, डेंजरस टू हेल्थ।
तो यूटिलिटी जरूरी नहीं कि हर बार क्या रहे, यूजफुलनेस रहे, बट अ कमोडिटी पोजेसिंग यूजफुलनेस डेफिनेटली पोजेस यूटिलिटी, कि सर जो यूजफुल है यूटिलिटी तो रहेगा रहेगा। मिल्क पे लिया, यूटिलिटी भी है यूजफुलनेस भी है, खत्म बात। तो आपको देखो मैंने एक बताया, लेकिन कितने पॉइंट है? 2। सर नहीं ना, हमारे टीचर ने बोला है 4। अबे ढोकले, तेरे को यहां पे 4 पॉइंट आ रहे हैं क्या? कब बोलने का 4 लिखूं क्या? जब 4 आ रहे हैं। नहीं आ रहे ना, अगर तुमको 10 आ रहे, अगर यही फर्क होता माइक्रो और मैक्रो का, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मींस स्मॉल, मैक्रो मींस लार्ज, माइक्रो मींस क्या, वर्म्स आई व्यूज, मैक्रो मींस बर्ड्स आई व्यूज, ये स्लाइसिंग मेथड है, वो लंपिंग मेथड है। तो ये भर भर के वहां पे पूरा रामायण 10 पॉइंट लिखेंगे अपन, जहां पे आ रहे हैं। लेकिन जहां पे आपको नहीं आ रहा, क्यों बर्डन ले रहे हो? बोला है ना गवर्नमेंट ने। ये देखो क्या कहा है, देखो एटलीस्ट 2 पॉइंट एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस आर रिटर्न इन एग्जाम आंसर, मतलब से एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट तो आप लिखो, और वो सही रहे तो आपको कितना मिलेंगे? 2 में से 2 भी मिल जाएगा। सर 4 आ रहे तो लिखो, 3 आ रहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। सर 2 के हेडर्स आ रहे हैं, बाकी के हेडर्स नहीं आ रहे, लेकिन ना हमको फर्क समझ रहा है, लिख दो बेटा, हेडर्स नहीं आ रहे चलेगा। लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन और कैसे लिखा है जरा ऑब्जर्व कीजिए बेटा। 2 यहां पे फर्क, मीनिंग हेडर लिखा और जब कंप्लीट हुआ तो एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद दूसरा पॉइंट चालू किया, फिर वो कंप्लीट हुआ तो वापस एक लाइन छोड़ी। तो आप लोगों को जहां पे ये सब हेडिंग्स आ रहे उतना लिखो, आगे नहीं आ रहा है तो सिर्फ डिफरेंस लिख के आना चलेगा। 3-4 पॉइंट ऐसे लिखे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सर कहानी खत्म हो जाता है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 का कहानी खत्म हो जाता है सर यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 चालू होगा, देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है ना सर। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। एनी 3 लिखने, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 12 मार्क्स। अब 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखे सर, बताता हूं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है सर। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थियरी ऑफ वेलफेयर एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू द थियरी ऑफ वेलफेयर। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, आईएमपी क्वेश्चन करना बेटा पहले चैप्टर का, क्योंकि इंपॉर्टेंस वहां से हट चुका है। दोनों माइक्रो का भी स्कोप अच्छे से करो और मैक्रो का भी स्कोप अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर 3 में यह बहुत बार दिख जाता है करके, ठीक है ओके। उसके बाद चलो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। तो सर 10वां चैप्टर एकदम सिंपल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये कंसेप्ट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी अच्छे से कर लो। 10 चैप्टर का मेरा रिवीजन लेक्चर भी है, वो अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। सर मुद्दा काय आहे हे बघा, मी तुम्हाला सांगतो काय करायचंय। क्वेश्चन क्या था? मार्केट का मीनिंग, मार्केट का मीनिंग लिख दो सर। टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। हर किसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, हार्डली 6-7 पॉइंट इंपॉर्टेंट मतलब जो आए, और आपका खत्म हो गया। 4 में से सर 4 मार्क्स मिलने की शक्यता बहुत ज्यादा है। लेकिन देखो मैंने हेडर लिखा, इन्होंने क्या नहीं किया है वो तुम करना। ये लोकल मार्केट खत्म हो गया ना, एक लाइन छोड़ के फिर नेशनल मार्केट चालू करो। नेशनल मार्केट खत्म हो गया, एक लाइन छोड़ के फिर इंटरनेशनल मार्केट चालू करो, और इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वहां पे क्या करना? अंडरलाइन कर देना। इतना भी करके आए तो भी अच्छा रहेगा। सर कुछ नहीं, 3 मतलब क्वेश्चन 3 में ज्यादा लोड है ही नहीं। क्या है सर देख लो, यहां पे चैप्टर नंबर 9 से एक सवाल आया हुआ है, तो 9 और 10, 8, 9, 10 तो अच्छे से ही करो। 9 का एक लेक्चर आ जाएगा तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। ओके, एग्री और डिसएग्री कैसे लिखना है? अ सेलर इज अ प्राइस टेकर इन मोनोपोली, क्या सही है कि गलत है? क्या मोनोपोली में सेलर प्राइस टेकर होता है कि प्राइस मेकर होता है? सर प्राइस मेकर होता है, वो डिसाइड करता है कि कितना प्राइस आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अंडर मोनोपोली सेलर क्या होता है? प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं। लेकिन सर लिखते कैसे ही है, जरा बताओगे आप? देख लीजिए सर एग्री डिसएग्री कैसे लिखा है उन्होंने, समझ लीजिए चीजों को, तो टेंशन नहीं रहेगा। एक लेक्चर आप पूरा देखते हो, ये पीडीएफ आप देखो, एक पेपर को देखो, समझो, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखो उसी का राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट इन द आंसर, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 4 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स। तो आपने एटलीस्ट 4 पॉइंट मिनिमम अच्छे लिखने चाहिए। 5-6 आ रहे आपके फायदा, आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम 4 तो आएंगे तो भी चलेगा करके। ओके देखो सर, पहला, क्या मोनोपोली प्राइस टेकर होते हैं क्या? तो नो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऐसे प्रॉपर लिखो। सर बच्चे क्या लिखते रहता है? फॉल्स, मतलब कुछ कुछ तो क्या लेके जाते क्या पता। मतलब मम्मी जब वो मतलब आपला बहुत बार ऐसे होता है कि एग्जाम को जाता है बेटा, तो वो दही देते या फिर कुछ देते, मतलब कि वो एग्जाम अच्छा जाए करके। अब वो या बच्चा क्या करके जाता है रात भर पता नहीं, उधर बोला है क्लियरली एग्री डिसएग्री, ये भैया लिख रहा है अ सेलर इज प्राइस टेकर इन मोनोपोली, आंसर इज फॉल्स। अबे ढोकले,
वो फॉल्स पूछा है क्या? वो एग्री डिसएग्री, इधर देखना, अरे ऐसे जूम क्या पेपर जूम नहीं होगा, तुम ऐसे पेपर आके इधर लेके देख, एग्री डिसएग्री बोला ना तो तू फॉल्स क्यों लिख रहा है? वहां पे लिखना है डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्यों सर? फिर लिखो इन मोनोपोली मार्केट देयर इज अ सिंगल सेलर और सिंगल प्रोड्यूसर, क्या प्रोड्यूसर अंडर मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट हैज नो राइवल, राइवल्स मतलब क्या, उसके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, एंड ही फेस नो कॉम्पिटिशन। बराबर समझ में आ रहा है? उसके ना तो कोई कॉम्पिटिटर है ना तो कंपटीशन फेस करता है। अंडर मोनोपोली, अभी देखो सिर्फ मोनोपोली का बता रहे, एंट्री ऑफ अदर फर्म स्ट्रिक्टली व्हाट रेस्ट्रिक्टेड। अब ये तो आप लिख ही सकते हैं जिन्होंने मोनोपोली पढ़ा है कि बाकी फर्म को इजीली नहीं अंदर आने देते। देखो लेकिन पॉइंट वाइज आंसर लिखा है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, तो ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिखो, सीधा पैराग्राफ मत लिख देना। आपको जो आ रहा है वो पॉइंट में लिखना चालू करो सर, हर एक पॉइंट का एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो और 3 देखो, पहले तो आपने क्या बताया, एग्री और डिसएग्री, तो डिसएग्री सर। फिर आपने 3 छोटे छोटे पॉइंट बना दिए और लिखा द सेलर इज नॉट प्राइस टेकर बट प्राइस मेकर इन मोनोपोली। सर कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? पूरे 4 में से 4 मार्क्स गारंटेड बेटा, पूरे 4 में से 4 मार्क्स गारंटेड। तो ये माइक्रो में से आ गया। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थियरी, एग्री और डिसएग्री सर। देखो डिसएग्री सर, तो यहां पे आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर, तो पहले 5 चैप्टर में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। एक इंडेक्स नंबर का आ गया, एक ग्रॉस नेशनल का आ गया, ट्रांसफर पेमेंट से आ गया, नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो आपको वो चैप्टर नंबर जो है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10 अच्छे से कुछ बेसिक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे जो दिए गए ना एग्री डिसएग्री, वो अच्छे से कर लो, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को संभालना है। और बड़े क्वेश्चन तो ठीक है वो फिलहाल, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे के कर लो। ओके सर, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा, उन्होंने सब दिया होता है, तुमको सिर्फ मजे लेने, आराम से लिखना है चीजों को, ठीक है। बताता हूं क्या केस स्टडी बेस में। ये देखो, ये था तुम्हारा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 1 A B C, खत्म हो गया सर, आपको मिल गए पूरे जितने मार्क्स मिलने थे, 6, 8 जो भी थे, खत्म एकदम। जो उन्होंने पूछा है टू द पॉइंट आंसर लिखो, यहां पे सबसे कम टाइम लगने वाला है तुमको। उन्होंने भर भर के पूछे, उन्होंने कहा ना एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई, खत्म करने का, ड्रॉ द मार्केट सप्लाई का, ड्रॉ कर दो, खत्म हो गया। कुछ नहीं सर, सप्लाई का अपवर्ड मूवमेंट दिखाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। आंसर एकदम सॉर्टेड है आपका, किधर इन्होंने किया रहेगा, 1 मिनट बताता हूं, 1 मिनट से बेटा। ये रहा देखो, सप्लाई का बोला, मार्केट सप्लाई का ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये पूरा पीडीएफ में ना आपके ग्रुप में डालता हूं, एक बार देखिए, समझिए कि आंसर कैसे लिख रहे हैं वो लोग, और खत्म हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन सर, कितने पॉइंट लिखने हैं, आ रहा उसी पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 सर। यहां पे क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने 6 में, ऐसे मैंने कहा था 3A 3B इंपॉर्टेंट है बेटा, वो तो करना ही करके, 1 मिनट सिर्फ। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के कौन से एक्सप्लेन द नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स, तो ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एक सवाल है। तो चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला। आगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है सर। यहां पे मैं एक क्वेश्चन डाल दूं मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द क्या फंक्शंस ऑफ, या फिर सॉरी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आ जाएगा। यस सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंपॉर्टेंस, तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट, एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टाइप्स। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने बनाए, अगर ये आ जाते तो सर जो भी हो, अब आंसर कैसे लिखना है देखो, लेकिन सारे टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन अच्छे से करो बेटा, 3A 3B में से जो बड़े क्वेश्चन दिए। देखो सर, ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना चालू किया, मीनिंग लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। आंसर लिखते गए कि ज्यादा बड़ा नहीं, 1 पेज खत्म हुआ है, फिर इसके बाद दूसरे पेज पे आए और यहां पे आंसर आई थिंक सो डन है। यस सर, बस। तो मुद्दा क्या है सर कि 2 पेज का आंसर लिखा है इन्होंने भर भर के लिखा है। सर इतना याद रहेगा तो रहा, नहीं तो सर अपने हिसाब से हेडिंग लिखो, एकदम मस्त लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, 2-2.5 पेज तो आराम से भर जाते हैं। और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आ गया और मेरा आपने लेक्चर देखा रहेगा तो फिर टेंशन ही नहीं, मतलब उससे ज्यादा भारी आंसर और सिंपल हो ही नहीं सकता। आप भर भर के लिखोगे। सर कितने मार्क्स, कितने पॉइंट, मिनिमम 8 से 9 पॉइंट चाहिए अच्छे वाले, 8 में से 8 मार्क्स मिल जाते हैं, 8 से 9 पॉइंट। तुमको ज्यादा आ रहे 10, 12, 15 तो बन ही जाते हैं, तो उसका टेंशन मत लो। तो ये थोड़ा पेपर था बेटा, ये मतलब ये पेपर पैटर्न था, कितने 6 क्वेश्चन को डील करना है, तो अच्छे से लिखो, कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 में मैक्सिमम लिखने की कोशिश करो, ठीक है, जितना आ रहा है, जैसे आ रहा है, क्योंकि पेपर लास्ट टाइम हो रहा है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ठीक है। आई होप तुमको लेक्चर समझा रहेगा, अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और दुआओं में याद रखना दोस्तों। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।